जी हिमांशु भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आप तो शेयर बाजार को भी बढ़िया समझते हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो ट्रम्प साहब हैं वो शेयर बाजार को ध्यान में रख करके जो है वो हथियार चलाते हैं या बयान देते हैं। ये कई बार लोगों ने कहा कि उनका ध्यान इस बात पे है कि कैसे वो जो है अपने मित्रों को या अपना शेयर बाजार से लाभ कमा सकें। क्योंकि मनीष भाई जो कह रहे हैं, जो पाशा साहब ने कहा, उसमें वो झलक करके तो आता है कि ईरान ने उनको जो है जोर का झटका तो दिया है। जो अमेरिकी शान थी और अमेरिका का जो अहंकार था, वो चाहे मिडिल, भले अमेरिका पे हमला नहीं किया सीधे तौर पे ईरान ने, लेकिन अमेरिका का जो बेस रहा मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में खास करके, उन तमाम बेस पे उसने हमला किया और तबाह बर्बाद किया। कम बर्बाद नहीं किया ईरान ने। क्या आपको लगता है कि अब देखिए, अभी मैं देख रहा था कि कई जगह शेयर बाजार बुरी तरह गिरे भी हैं। सिंगापुर का शेयर बाजार बुरी तरह गिर गया है। तो क्या ये लड़ाई जो है एक व्यापार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, या इसका संदर्भ जो है, या इसका जो संबंध जो है वो दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, जो अमेरिका का या इजराइल का कॉल है कि हमको खतरा है इसलिए हम ईरान पे हमला कर रहे हैं, कहीं वो परमाणु हथियार न बना दे। क्या ये परमाणु हथियार की वजह से युद्ध हो रहा है, या ये दादागिरी करने के लिए युद्ध हो रहा है कि पूरी दुनिया को हम जो है हैंडल करेंगे, और शेयर बाजार से लेकर के तमाम, चूंकि आर्थिक वर्ल्ड है, हम अपने तरीके से आर्थिक बाजार को देखेंगे। क्या आप देख पा रहे हैं हिमांशु भाई? जी नमस्कार दर्शकों को, वरिष्ठ पैनल को, सभी को। देखिए, बिल्कुल आपने जो बात रखी उसका परिमाण ये है। हालांकि द पब्लिक इंडिया पे द हिमांशु बयानी शो के जरिए जो मार्केट के ऊपर मैं सतत जो बात कर रहा हूँ, और लकीली हमने ये शुरू किया है अप्रैल महीने से, अप्रैल में और जून, ये जून महीना चल रहा है। तो इन पिछले 3 महीनों में हमने यही बात रखी है कि हर शुक्रवार आते आते कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा होता है। सोमवार को फिर से शांति का प्रस्ताव आता है, और उसके बीच जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग पैटर्न है T+5 का, पूरे दुनिया भर में T+1, T+2, T+3, यानी कि ट्रांजैक्शन होता है, उसके 5 दिन तक आपको स्क्वायर ऑफ करना रहता है सब जगहों पे, कमोडिटीज हो या जैसे भी, मतलब एक्सचेंज का जो रहता है। तो ये खेल तो है ही है, नो डाउट अबाउट दैट। और ट्रंप का अगर आपको पता हो तो ट्रेड्स भी निकला था ऑयल का, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और बात चल रही थी। तो नो डाउट अबाउट दैट, ये तो है। एक वीडियो भी हमने देखा है जहां पे वो अपने सभी यारों से कह रहे थे टैरिफ के टाइम पे कि इसने इतना बनाया, इसने इतना बनाया। तो नो डाउट ही इज अ बिजनेसमैन, पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी। तो जब अमेरिका जैसी महासत्ता की कुर्सी पे वो बैठे हैं, तो वो बिल्कुल अपना बिजनेस इंटरेस्ट पहले देख रहे हैं, और उनका बिजनेस इंटरेस्ट ही कहीं ना कहीं शंका के या उसके दायरे में था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि धंधा है। दूसरी जो बात है, मैंने जो दोनों एक्सपर्ट्स को सुना, आफ्ताब कमल पाशा जी को, डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा जी को और मनीष शर्मा जी को, उनकी बात से बहुत क्लियर ये बात आ रही कि ये युद्ध किसी निष्कर्ष पे नहीं आएगा। छोटे छोटे, मतलब उसमें भी ये किस्तों में भी चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो वैसे ही ये युद्ध हम बिल्कुल देख रहे हैं कि ये क्यों चलता रहेगा। उसका भी कारण है, उसके मैं कुछ आर्थिक रूप से देख रहा हूं कारण। आपको पूरा परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तब सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स अगर मान लीजिए अपना कोई करेंसी वगैरह लॉन्च करता है तो हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ डालेंगे। तो उसके बाद ब्रिक्स ने कोई करेंसी वगैरह तो लॉन्च नहीं किया, लेकिन ब्रिक्स की जो दरी है, उसका जो कंजम्पशन है पूरी दुनिया में, वो इतना ज्यादा है कि वो अमेरिका को असर कर सकता है। मतलब अगर तेल आपको, क्योंकि आपका सऊदी अरेबिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था 50 साल का, 2024 में वो खत्म हो गया। इसलिए पेट्रोल डॉलर, मतलब आप पेट्रोल की एक बूंद या तेल की एक बूंद डॉलर के अलावा किसी करेंसी में नहीं बेच सकते थे, वो 2024 में खत्म हो गया। और उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से बमबारी, इसराइल लेबनान की जो बातें हैं, इसराइल पैलेस्टाइन की जो बातें, मतलब मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस शुरू हुई वो ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, क्योंकि तब जो तेल का पूरा भंडारण था उसके ऊपर आपका मतलब एक हक आ गया था दूसरी करेंसीज का दुनिया में, और ये करेंगे तो डी डॉलराइजेशन की पूरी गेम होगी। तो उस बीच जो चीजें हमने देखी, सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंध सुधर रहे थे, चाइना ने मध्यस्थी की थी, शी जिनपिंग, अगर आपको याद हो तो। और इन सब के बीच पेट्रोल डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ जा रहा। अब अगर ये होता है तो डॉलर का जो पूरा एक वर्चस्व है, पूरी जो एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के तौर पे डॉलर है, उसकी समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती है। और डॉलर में क्या है,
डॉलर इज बैक बाय एयर, थिन एयर, मतलब डेट आप देख लीजिए, अमेरिकन डेट देख लीजिए, अमेरिका के पास जो सोना का रिजर्व वगैरह पड़ा है, लेकिन प्योरली डॉलर जो है दैट इज बैक बाय डेट, जबकि युआन जो है दैट इज बैक बाय गोल्ड फीचर्स। तो कहीं ना कहीं ये करेंसी की एक वॉर दिख रही थी। तब भी मैंने जिस तरीके से मैं स्टडी कर रहा था, मैं देख रहा था कि मिडिल ईस्ट एक बड़ा क्रूसिबल बनता जा रहा है और धीरे धीरे इसमें बहुत सारी समस्याएं होगी। ईरान और सऊदी अरेबिया की जो नजदीकियां बढ़ रही थी, वो बिल्कुल मतलब ऐसे राष्ट्र जो अपना एक वर्चस्व जमाए रखना चाहते हैं, और खास करके तेल के भंडारण जब 86% पूरी दुनिया में 3 ज्योग्राफीज में हो, मतलब फॉर्मर सोवियत यूनियन, मिडिल ईस्ट और अमेरिका। अमेरिका को अब तक तेल की जरूरत थी, इसलिए तेल के ऊपर जो कब्जा किया था, बाद में फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने जो मतलब शेल गैस वगैरह जनरेट किया, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया, बाद में उनको तेल वाले जो राष्ट्र है उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक आपका रेवेन्यू स्ट्रीम जो बन चुका है, वो आप मतलब किसी को ऐसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस रेवेन्यू स्ट्रीम की वजह से आपकी जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है उसका रुतबा, उसका दबदबा जो है वैसा का वैसा है। तो ये बात थी कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पे डी डॉलर है। हमने 2024 से 2025-26 में ये देखा, खास करके ब्रिक्स की जब संरचना हुई, जो बातें आई, तो हमने देखा कि डी डॉलराइजेशन की गेम कितनी बड़ी हो रही थी। और इस बीच ये 24 में जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, तो कहीं ना कहीं डॉलर को स्टेबिलाईज करने के लिए ट्रंप ने पहला हथियार अपनाया था टेरिफ्स का, डी डॉलराइजेशन की गेम को खत्म करने के। हालांकि टेरिफ में उनको नाकामी मिली, तो उनके पास यही एक सीधा रास्ता था, सस्ता रास्ता था। ये करने से उनकी वेपन मार्केट की भी डिमांड बढ़ती थी, उनका डॉलर भी मजबूत होता था, और जब आप 20% ऑयल का एक सप्लाई चेन बंद कर देते हैं, तो दूसरी जगह से ऑयल के जो मतलब रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज है वो बड़े होंगे। तो ये बात इसलिए आई कि हमने देखा कि उस टाइम पे उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया। वेनेजुएला पे जो कब्जा किया, तो वेनेजुएला का जो क्रूड है, वो क्रूड का सल्फर कंटेंट इतना बड़ा है कि दुनिया में बहुत सारी रिफाइनरीज ऐसी है ही नहीं कि उसको प्रोसेस कर सके। अब वेनेजुएला पे जो कब्जा किया, वेनेजुएलन क्रूड की बात आई, वेनेजुएलन क्रूड कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने की बात आई, लेकिन जो कंपनियां थी जिनको वेनेजुएला में जाके ये तेल का भंडारण से तेल निकालना है, उनके पास पैसा नहीं था, वो जाना नहीं चाहते थे वहां, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस वेनेजुएला की जिस तरीके से थी, जमीन में तेल था लेकिन शेल्फ वहां पे खाली थी, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा। तो उसके बीच अगर आपको मतलब इन सब से निकलना है तो आप क्या करेंगे? तो आपने पूरा का पूरा ऑयल सप्लाई चेन जो है वो उसमें 20% जहां से दुनिया में जा रहा था 2 करोड़ बैरल, वो थोड़े दिनों के लिए चोक कर दिया, डॉलर की वैल्यूएशन बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब कुछ वहां पे खत्म किया। मतलब वो खत्म किया ईरान ने, जो दूसरे गल्फ पेनिनसुला में इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वहां पे यही कंपनियां थी बड़ी बड़ी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, ये सब करेगी। तो उसकी वजह से जो डॉलर की डिमांड आएगी, और वहां से जो ऑयल कंपनीज को जो डॉलर्स मिलेंगे, उनकी वेपन की जो डिमांड बढ़ेगी दुनिया भर में, गोल्ड की जो डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से जो डॉलर्स आएंगे, वो डॉलर रखने वाला था वेनेजुएला। अब चलते चलते वेनेजुएला में थोड़े दिनों पहले भूकंप आ गया, तो वहां पे तेल निकालने की बजाय अब आपको वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन ये वो, तो वहां पे आपको वेनेजुएला को मेंटेन करने की कॉस्ट बढ़ती है। इसके बीच ये चल रहा था 60 दिन का मसूदा, लेकिन उसमें जो फाइन प्रिंट होनी चाहिए वो नहीं निकल के आ रही थी, क्योंकि हमने देखा कि जब ये बात चल रही थी तभी ईरान ने कह दिया था कि पहला पैरा वायोलेट हो रहा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, सीज फायर का। और हमने बाद में देखा कि गुरुवार के दिन जो ताइवानी शिप जो कि मतलब वो वायलेशन कर रहा था, उसके तरीके से नहीं निकल रहा था, उसके ऊपर ड्रोन से हमला हुआ और यहां से पूरी गेम शुरू हो गई, और वापस अब अमेरिका इस युद्ध में वापस आ गया है। मतलब जैसे जैसे यूएस ने एक ऑप्टिक्स बिल्ड करने का कोशिश किया, एक मैसेज देने का कोशिश किया कि हमने तो ये युद्ध खत्म कर दिया, ईरान ने उतनी मतलब उससे कहा था कि ये ऐसे खत्म नहीं हुआ है, खत्म हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। तो ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे फिलहाल खत्म नहीं हुआ। और अब क्या किया है ईरान ने, ईरान के ऊपर मैं थोड़ा इसलिए वक्त ले रहा हूँ कि उसकी पूर्व भूमिका भी बड़ी है। ईरान के ऊपर जिस तरीके से आपने सैंक्शंस डाले, तो ईरान ने अपने ही गैस से पावर स्टेशंस बनाए, पावर स्टेशंस में से पावर निकाली और बिटकॉइन माइन करना शुरू कर दिया। जो $10,000 में बिटकॉइन आपका माइन हो रहा है यूएस वगैरह में, यहाँ पे $1,000 में बन रहा है। आपने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो उन्होंने तेल वगैरह कोरिया वगैरह से चाइना के साथ सौदा करके कोरिया का जो वेपनरी का जो मतलब कोरिया को भी अपनी वेपनरी टेस्ट करनी थी। उनके पास 3 बड़े
खुले खेमे थे, हिजबुल्लाह, हमास एंड होतीस, तो वहां पे उन्होंने पोर्टेबल वेपन्स बनाए और पोर्टेबल वेपन्स का टेस्टिंग ग्राउंड उनको मिल गया। उनका टेलीमेट्रिक डेटा ईरान की उन सुरंगों में स्टडी किया जा रहा था जहां पे कोरियन साइंटिस्ट बैठे थे, और उसके ऊपर जिस तरीके का वेपन ग्रेड यूरेनियम और जो नेचुरल टेरेन जिस तरीके से जो दूसरे गल्फ के कंट्रीज में नहीं है, क्योंकि वहां पे आपने सिटीज खड़े किए, इनको आप इतना वर्चस्व पहले से नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर ये खड़ा होता है तो बाकी का आपका जो पैसा लगा है गल्फ पेनिनसुला में वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो खत्म हो जाएगा। और इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए आपने इजराइल को बनाया था। अब इजराइल भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इन सब मुद्दों के चलते चलते अब ये बात ऐसे आ गई है कि सस्ता वेपन जो ड्रोन के जरिए बड़े बड़े मिसाइल, थर्ड मिसाइल, ये मिसाइल वो मिसाइल उड़ा देते हैं, उसके जी आवाज हिमांशु भाई की। हमारे साथ प्रोफेसर और संजय यहां कुमार से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, और यहां से शुरू ये खेल हो गया कि ईरान को लगा, और ईरान मतलब अपने तरीके से ये बिल्कुल इसमें है कि आपने सैंक्शंस लगाए, सब कुछ किए, लेकिन हम सर्वाइव हो गए, तो अब अगर आपको तेल यहां से निकालना है तो टोल देना पड़ेगा। तो ये बात आ गई कि अब हम हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करेंगे। और अगर पूरे मसूदे में आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि टोल भाई हम देंगे नहीं, लेकिन अब जो आपने किया है उसके जरिए ईरान को आपको टोल देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो आप वॉर में उतरते हैं। वॉर में उतरते तो भी खत्म है, क्योंकि उनके पास सस्ते वेपन्स है, सस्ता पावर है, सस्ता गैस है, सब कुछ है, वो अपने लिए सर्वाइव कर लेगा। और उसके ऊपर जो पूरा का पूरा सैटेलाइट इमेजरी का डेटा चाइना और रशिया से जिस तरीके से मिल रहा है, उसमें उन्हें किसी की जरूरत नहीं, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया है, और ब्रिक्स में से ये पूरा क्रिंक्स की तरफ जा रहा है, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड सऊदी अरेबिया। तो वेट एंड वॉच कीजिए, ये इतना जल्दी, जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा, इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। करेंसी वॉलेटिलिटी की भी वॉर देख रहा हूं, व्यापार तो मतलब खत्म हो गया है, समझ लीजिए आप, क्योंकि आपने ऑयल इन्फ्लेशन लगा दिया पूरी दुनिया के ऊपर ये युद्ध करके, और उसकी वजह से जो वेदर कंटामिनेशन हुआ है, जिसकी वजह से सुपर अल नीनो हुआ है, इतना बमबारा बारूद जो भी आपने मतलब रशिया यूक्रेन में चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, तो उसकी वजह से वेदर इन्फ्लेशन की भी अब बड़ी मतलब बड़ी दहशत है। भारत में तो है ही है, दूसरे देशों में भी है। तो ये पूरा का पूरा युद्ध एक व्यापारीकरण के तौर पे अभी घुस चुका है, और जब व्यापारियों का इंटरेस्ट होता है तो ये युद्ध ऐसे बंद नहीं होता। इसमें वेपन लॉबी भी इंटरेस्टेड है, इसमें एनवायरमेंट और एक्सपर्ट्स, वेदर एक्सपर्ट्स भी इंटरेस्टेड है, इसमें पावर ब्रोकर्स भी इंटरेस्टेड है, हर कोई इंटरेस्टेड है, और ये युद्ध बंद होने के लिए कोई मतलब अपनी दिशा से प्रयास नहीं करेगा। ये बात तय है, बातें होगी, ऑप्टिक्स बिल्ट हो गए, लेकिन ये युद्ध जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा, ये चालू रहेगा।